हेलो। हेलो। आप लोगों को हमारी आवाज़ आ रही है? जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से आपकी जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-छोटी सी 1-2 रिक्वेस्ट हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहने वाली है, यदि आपको कोई भी इश्यू आता है तो उसका कमेंट आप हमें ज़रूर बताइएगा, उसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट आप हमें ज़रूर बताइएगा। वो चीज़ हम सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये शुरू में सेटअप लगाया है, तो इस वजह से बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। बढ़ते हैं क्लास की ओर। अपना पहला प्रश्न है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है? बात किसकी हो रही है? द्रवों के घनत्व को मापने के लिए। इसकी बात करेंगे तो इसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो करते हैं पिग्नोमीटर का। क्या? पिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं हम द्रव के घनत्व को मापने के लिए। वहीं आपसे पूछा जाए कि जो वायु दाब होता है, जो वायु वेग होता है, इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका एनीमोमीटर का। किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का। आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। उनको वीडियो और ऑडियो क्वालिटी साफ समझ में आ रही है? यदि आप लोगों के पास वीडियो और ऑडियो क्वालिटी क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए शुरू करते हैं अब। हाँ, हम कहाँ थे? हम तो इस सवाल का जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, पिग्नोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, कुएँ का पानी कुएँ का पानी शुद्ध करने के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है। तो कौन-सी गैस है जो कुएँ का पानी या कोई भी गंदा पानी जो पीने योग्य बनाया जा सके, उसे शुद्ध करने के लिए कौन-सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अपनी क्लोरीन। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है, वो है तीसरी बौद्ध परिषद संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो किस शहर में आयोजित की गई थी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये तो है तीसरी। हम बात कर लेते हैं पहली। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपकी राजगृह में। राजगृह में हुई थी। आपको बताना है ये किनके शासन काल में हुई थी? तो यह किनके शासन काल में हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम बात कर रहे थे तृतीय बौद्ध संगति की। जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में किसके शासन काल में हुई थी? तो यह महान शासक अशोक अशोक के शासन काल में हुई थी। कब? ये कब हुई थी? तो यह हुई थी आपकी 251 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में यह हुई थी। तो अगर पूछा जाए आपसे, कभी पूछ लिया जाए कि जो अंतिम जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन में हुई थी। यह कहाँ है? तो यह आपका जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। आपको बताना है आपको बताना है कि इस समय अध्यक्ष कौन थे? जो इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, इस मकबरे को मकबरे को अहमदाबाद का एको एक्रोपोलिस कहा जाता है? किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो वो कौन सा मकबरा है या वो किसका मकबरा है जिसे एक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं? तो वो है सर खेज खां रोजा के मकबरे को हम अहमदाबाद में एक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि यह जो मकबरा है, ये किसके शासन काल में बना था? तो ये किसके शासन काल में बना था? तो यह बना था अहमद शाह। अहमद शाह के शासन काल में यह बना था। कब बना था? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। यह कब बना था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन-सी रचना रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई थी? भाई कौन-सी रचना है जो संगीतबद्ध नहीं की गई थी? किसके द्वारा? रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रवींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एकला चलो रे, यह भी रवींद्रनाथ टैगोर जी की है। आमार सोनार बांग्ला, यह भी रवींद्रनाथ टैगोर जी की है। लेकिन अगर बात की जाए कदम कदम बढ़ाए जा, किसकी? कदम कदम बढ़ाए जा, यह यह जो संगीत है, ये संगीतबद्ध किसके द्वारा किया गया? तो यह सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस। इनने एक इन इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आजाद हिंद फौज। क्या? आजाद हिंद आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आपको कमेंट में बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसी आजाद हिंद फौज का नारा था, कदम पर कदम बढ़ाए चलो। अब बात करते हैं कि इसको संगीतबद्ध किसने किया था? तो इसी सेना के कैप्टन थे कौन? कप्तान। कप्तान थे। वो कौन थे? वो कौन थे? वो थे आपके राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। कप्तान राम सिंह ने इसकी ने कप्तान राम सिंह ने इसकी इसको संगीतबद्ध किया था। क्या? संगीतबद्ध किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बनता है। एसएससी और रेलवे किताबों से बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो हमें जितनी भी बुक्स आपके सामने आएंगी उन्हें हमें बहुत अच्छे से देखना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगर बात की जाए हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक की, तो वो है मोहनदास मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी एक और पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई बार इस बार यूपी पुलिस में भी पूछी गई थी, वो है हरिजन। हरिजन संघ। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो वो भी की थी आपकी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने। अगर गांधी जी के बारे में पूछा जाए तो इनके जो राजनीतिक गुरु हैं, कौन? राजनीतिक जो इनके राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है? वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। सबसे इसमें एक महत्वपूर्ण नाम है, वो है मौलाना आजाद। मौलाना आजाद। इनकी एक पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई और कई बार पूछने के चांसेस रहते हैं। ज्यादातर ये पुस्तक एग्जाम में बहुत बार देखी गई है, तो वो है इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। यह इनकी एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, आय या लाभ पर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? इस पे आय या लाभ पर लगाए गए कर के अलावा यह वस्तुओं और सेवाओं पर इस कर को लगाया जाए, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं कार भार कर। कौन? कार भार कर। इसको हम कर भार कर के नाम से जानते हैं। कर भार कर के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एम एस एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि ज्यादातर एग्जाम में क्रांतियों के जनक पूछे जाते हैं, किसी भी चीज के जनक पूछे जाते हैं। इस टाइप की जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। तो जो एम एस स्वामीनाथन है, इनको किस का जनक के रूप में जाना जाता है? तो इन्हें हम हरित हरित क्रांति हरित क्रांति का जनक कहते हैं। किसको? हरित क्रांति का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्होंने 1966 1966 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1966 में। इन्होंने संकर बीज का उत्पादन किया था। किसका? संकर बीज को बनाया था। वो कहाँ-कहाँ के बीजों को मिलाकर बनाया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर बात की जाए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आपको बताना है कि जो श्वेत क्रांति है यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध दुग्ध उत्पादन। यह किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? श्वेत क्रांति। आपको बताना है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वही बात की जाए पीली पीली क्रांति को हम किस नाम से जानते हैं? यह किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति आपकी तिलहन जो तिलहनी फसलें होती है जिनसे तेल निकाला जाता है उनसे संबंधित है। किससे? तिलहनी फसलों से संबंधित है। कौन सी? पीली क्रांति। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति या स्तर के परिवर्तन से बदलती नहीं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विफल लागत। क्या कहा जाता है? विफल लागत। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? आपके ऑप्शंस हैं माउंट इरेबस या फिर माउंट एटेना या फिर माउंट मैरापी या फिर माउंट कोटोपैक्सी। तो अगर बात की जाए अंटार्कटिका के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की तो वो है आपका माउंट इरेबस। कौन सा है? माउंट इरेबस। अगर बात की जाए कि यह कहाँ पर स्थित है अंटार्कटिका में, यह कहाँ पर स्थित है? यह है आपका रोप जो रोप द्वीप है वहां पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 3,794 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंटार्कटिका में इसके अलावा 3 ज्वालामुखी और हैं जो आपके निष्क्रिय हैं जो आपके निष्क्रिय हैं। आपको उन तीनों ज्वालामुखियों के नाम कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आपको बताना है माउंट एटना किस 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 देश से या किस द्वीप से संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है निम्न निम्न में से किस भारतीय पर्वत को बिलू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? या किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं? आपको कमेंट में बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन जो है वो किस राज्य में स्थित है? अगर बात की जाए ब्लू माउंटेन की तो जो फुगपुई फुगपुई माउंटेन है इसे हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। यह आपका मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर? मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर? म्यांमार के बॉर्डर पर। कहाँ पर? म्यांमार का बॉर्डर इसके साथ साझा किया जाता है। आपको मिजोरम की राजधानी कमेंट में बतानी है। आपको मिजोरम की राजधानी कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है वो है 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी? तो वह कौन सा राज्य था? जिसने नकारात्मक नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी? तो वो था आपका नागालैंड। कौन सा था? नागालैंड। कितनी निगेटिविटी आई थी? तो यहाँ पे आई थी 0.6%। 0.6% की यहाँ पर नकारात्मक माइनस
0.6% की नकारात्मक वृद्धि आई थी। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो नकारात्मक होगी, पॉजिटिव में सब सर्वाधिक, पॉजिटिव में सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ आई थी? तो वो आई थी आपकी दादर एवं नगर हवेली। ये तो आपका केंद्र शासित राज्य हो गया। यह तो आपका केंद्र शासित राज्य हो गया। यहाँ पर कितनी दर्ज की गई थी? तो वो कितनी पॉजिटिविटी आई थी? तो वो आई थी आपकी 55.9, 55.9%। अगर राज्य की बात की जाए, अगर वहीं आपसे राज्य की बात की जाए, तो पहले स्थान पर आपका राज्य था, स्टेट, स्टेट की बात की जाए तो वो था मेघालय। कौन था? मेघालय। मेघालय की कितनी थी? तो वो थी आपकी 27.9%। कितनी थी? 27.9% दर्ज की गई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को शीर्ष से तल, मतलब ऊपर से नीचे की ओर पद क्रमानुसार लिखें। पद के अनुसार हमें इनको लिखना है। पहले कौन से आते हैं? पहले आते हैं पुलिस, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्हें हम आईजी, आईजी आईजी कहते हैं, इन्हें हम आईजी कहते हैं। उसके बाद आते हैं पुलिस अधीक्षक। कौन आते हैं? पुलिस अधीक्षक। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एसपी कहते हैं। क्या? एसपी कहते हैं। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं आपके अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, जिन्हें हम एएसपी, एएसपी, एएसपी कहते हैं। उसके बाद बचते हैं आपके पुलिस उपाधीक्षक। कौन बचते हैं? उप पुलिस उपाधीक्षक, जिन्हें हम डीएसपी, कौन? डीएसपी। तो पहले कौन आता है? पहले आता है आपका आईजी, आईजी से छोटा होता है एसपी, एसपी से छोटा होता है एएसपी, एएसपी से छोटा होता है आपका डीएसपी। तो इस क्रम के अनुसार बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। कौन बनता है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब बनता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइएगा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ? वाराणसी में। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1791 ईस्वी में। कब? 1791 ईस्वी में। एक प्रश्न और इसके साथ बनता है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपके कॉर्नवालिस। वो कौन थे? वो थे आपके कॉर्नवालिस। आपको कमेंट में बताना है कि जब इसकी स्थापना हुई थी, या यूं पूछा जाए कि इसके प्रथम प्रथम कुलपति कुलपति कौन थे? प्रथम कुलपति कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, या किस स्थान से संबंधित है? कौन है नवाब इनायत खान? किस स्थान से संबंधित है, या इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इटावा में, उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वो है इटावा। इसका सही जवाब रहने वाला है इटावा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुलिस अकादमी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है?
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? अगर बात की जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी की, तो यह आपकी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित है। कहाँ पर? मुरादाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुरादाबाद में स्थित है। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, किस किस भारतीय किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में मेमोरियल नोबेल पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है? वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को मेमोरियल नोबेल पुरस्कार मिला है। वो कब मिला है? वो कब मिला था? वो कब मिला था? तो वो मिला था आपका 1998 ईस्वी में। कब मिला था? 1998 ईस्वी में। कब मिला था? 1998 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था इनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2000, पहली बार यह 2015 में मनाया गया था। कब? 2015 में मनाया गया था। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। जो 2014 में एक बैठक हुई थी, उसमें इसकी शुरुआत हुई थी। पहला पहला मनाया गया था कब? 2014 से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है वो है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस बार जो आपका यूपी पुलिस यूपी पुलिस आपका जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था, उसमें भी यह दोनों 3-4 शिफ्टों में ये प्रश्न, सेम प्रश्न देखने को मिला था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 5 जून को। 5 जून को। एक प्रश्न बनता है यहाँ से, एक प्रश्न बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब से हुई थी? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 5 जून 1972। 5 जून 1972। 1972। 1972 में एक बैठक हुई थी और इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो वो 1974 में इसको पहली बार मनाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में और 1974 में इसको पहली बार मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, द ग्रेट अलोन किताब के लेखक कौन है? द ग्रेट अलोन किताब के लेखक है कौन है? एक और आपके बुक आपके सामने है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। तो इसके इसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो है क्रिस्टीन हानाह। कौन? क्रिस्टीन हानाह इसके इसके लेखक हैं। कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना। आप लोग बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपको
फेस करनी हुई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज क्लास थोड़ी लेट हो पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़, कुछ वाई-फाई का इश्यू था, इस वजह से। कल से आप कोशिश करूँगा कल से आपकी क्लास सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाए, तो सुबह 10 बजे से आपकी यह प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलेगा, जब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम है, तब तक यह प्रैक्टिस सेट जीके, जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा और यह प्रीवियस ईयर पर आधारित, पीवाईक्यू पर आधारित है। ये सारे प्रश्न वो हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। कब पहले पूछे जा चुके हैं।